Okay, good afternoon, everyone. Last day, yesterday, we discussed about the pseudo force, right? Pseudo force पे हमने discussion किया था. अब देखो pseudo force पे हमने discussion कर लिया है और मैंने आपको बता दिया था कि मैं फिर से repeat कर रहा हूँ इस बात को, पहले सुन लो कि pseudo force हम कहाँ पे apply करते हैं. तो whenever we observe a body from the accelerated frame, which is also known as non-inertial frame of reference, या फिर आप इस बात को ऐसे समझ लो कि अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हो कि whenever the observer who is observing the state of motion of the body is itself accelerated, मतलब जब ऑब्जर्वर आपका खुद ही एक्सेलरेटेड हो, तो in that case when the body is observed with respect to that accelerated observer, तो with all the real forces acting on the body, आपको एक स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता है ऑन दैट बॉडी. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको एक स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता है ऑन दैट बॉडी. ठीक, जैसे आपको मैं एक दो क्वेश्चन और आज करवा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूं इसके लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर कि मान लीजिए सर ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ऐसे एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक इज अटैच्ड लाइक दिस, ये दूसरा ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक है, एंड दिस whole elevator is going upwards with an acceleration of 2 meter per second square. This block is of mass 4 kilogram and this block is of mass 2 kilogram. आपको बताना है कि what would be the acceleration of the block, और मैं आपको खुद से ही कह देता हूं कि आपको सॉल्व करना है with respect to the elevator or the lift. ये लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है with an acceleration of 2 meter per second square. राइट, आपको ये बात तो पता है बेटा कि इस केस में हो क्या रहा होगा. इस केस में दिस 4 kg ब्लॉक वुड बी गोइंग डाउनवर्ड्स और ये 2 kg ब्लॉक वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट. ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो आगे जा रहा होगा और 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होगा. तो आपको सिंपली ये बताना है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन दीज ब्लॉक्स वुड बी मूविंग इनसाइड द लिफ्ट इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस होल सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इटसेल्फ. मतलब अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के देख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा होगा. तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. ठीक है, क्लियर है? टेल मी, विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? आई एम गिविंग यू सम टाइम टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. कुछ टाइम मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्यूडो फोर्स. तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, Yes. आपको मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन 239 पे, तो आप ट्राई करिए इसको. चलिए, किसी का आंसर आ गया? एनी वन ऑफ यू हैज गॉट द आंसर और नॉट? सर एक बात तो ऑब्वियस है कि दिस सिस्टम विल मूव लाइक दिस, है ना. ये तो आपको दिखाई दे रहा है. बेटे क्या हुआ, ये वाला सिस्टम ऐसे मूव करेगा या नहीं? टेल मी यस और नो. Yes, sir.
यस सर। तो चलिए सर, सबसे पहला काम हम करते हैं मेरे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सारे बच्चे बेटा ध्यान से देखिए और जहां नहीं समझ में आया पूछिए, ठीक है? मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे। जहां पर भी आपको कोई इशू आए तो यू विल आस्क मी, राइट? जैसे इशिका जनरली पूछ लेती है एंड आई अप्रिशिएट दैट, वैसे ही आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, चाहे वो विभूति हो, मोहना हो और एनी अदर, ठीक है, वो प्लीज आप अपने डाउट्स पूछ लिया करें, ठीक है बेटा? चलो इशिका, बच्चे मुझे बताओ Yes, तो फ्री sir. बॉडी डायग्राम मेरा बेटा कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम? मींस हाउ विल यू टेक द फोर्सेस? 4 किलोग्राम पे बेटा फोर्सेस क्या क्या होंगे बच्चे? So T upwards, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोली। mg and और ma downwards. बहुत बढ़िया, एम ए डाउनवर्ड्स। ओके जाने, मुझे भी आंसर नहीं पता, तो चलो देखते हैं पहले सॉल्व करके। एम ए विच इज एक्चुअली द स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स एज द एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड्स। तो एम ए की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर और द लिफ्ट इज 2। अच्छा तायरा, यस इस बॉडी पे फोर्सेस बताओ 2 किलोग्राम वाले पे। सर 2, mg वेरी गुड। mg और लगेगा n विदाउट एनी डाउट, mg भी लगेगा, n भी लगेगा, और इस पे स्यूडो फोर्स देखोगे तो इधर लगेगा। यस बट बेटा ये जो फोर्सेस इस बॉडी पे, ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस की डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही है? व्हाट इज हैपनिंग टू द सर स्टेट नहीं ऑफ कर रही मोशन ऑफ द है। बॉडी? नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है बच्चे कि ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। इसका मतलब यस अगर मैं इस फोर्सेस को यहाँ पर नहीं भी दिखाऊं तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे वो फोर्सेस कंसीडर करने हैं ड्यू टू विच बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पर भी स्यूडो लग रहा है, यहाँ पर भी mg लग रहा है, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बट ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं दे आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो उसको हम कंसीडर नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली फोर्स विच इज मेकिंग द बॉडी मूव इज द टेंशन। और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन। स्यूडो भी नहीं है, स्यूडो भी उस डायरेक्शन में नहीं है। तो द ओनली फोर्स इज टेंशन। ये वाली बॉडी ए नॉट से नीचे जा रही है, ये वाली बॉडी ए नॉट से आगे जा रही है। तब अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 40 प्लस ऑफ 4 टू 8, तो ये नीचे जा रही है, इसका मतलब है 48 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 4 ए नॉट इज माई वन ऑफ द इक्वेशन। और इस वाले के लिए तो सीधा सीधा ओनली देयर इज वन फोर्स विच इज टी, तो टी विल बी इक्वल टू 2 ए नॉट। खत्म, ऐड कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ऐड करेंगे टी एंड टी विल कैंसिल आउट, 48 विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। यस जानवी, इट वुड बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Once you know the value of acceleration, finding the value of tension is not a big deal. क्लियर है सर? कुछ कुछ समझ आ रहा है? बेटा ये हो गया, आगे बढ़ूं? बच्चों मेरे प्यारे, ठीक है बच्चों मेरे प्यारे लाल, देखो एक और क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे की चीजों पर डिस्कशन करूंगा। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस हो, मान लो कि अगर ये एक इंक्लाइंड सरफेस जिसको हम वेज कहते हैं, वेज, वेज WEDGE, वेज, और इस पर एक ब्लॉक है, ऑल द कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। पहले कॉन्सेप्ट सिर्फ सिखा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट सुनो। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। और इस वेज को मैं एक्सेलरेट करा रहा हूं विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। तो तारिक मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग तारिक, कि इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा। मूव करेगा, रेस्ट में भी रह सकता है, बट मैं अभी ये कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं जिसमें ये मूव करे। मान लो अगर मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये ब्लॉक भी कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए। गुड आफ्टरनून सक्षम, यू आर लेट। अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन।
ठीक है, तो ये बेसिकली पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो तुमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, अगर तुम्हें याद हो कि इंक्लाइन सरफेस पे फ्रिक्शन है और वेज एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा आपने असाइनमेंट का। ये वही सिचुएशन, ठीक है, तो इसको समझते हैं। All the surfaces right now, the surfaces that have considered, all of them are frictionless. मैंने ये बोला कि इस वेज का एक्सेलरेशन a है, इस पे ब्लॉक इधर जा रहा है नीचे, मान लो कि विथ एन एक्सेलरेशन स्मॉल है। तो अगर इसमें कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी a कैपिटल A और स्मॉल a, द वैल्यू ऑफ कैपिटल A और स्मॉल a इन टर्म्स ऑफ masses एंड द एंगल, ये सब ऐसा कुछ पूछ ले, तो पहले तो मैं इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब बेटा इस पूरे सिचुएशन को आइदर यू कैन सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या फिर आप वेज पे बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ये बताओ मुझे। कौन बताएगा कि अगर मैं वेज पे बैठ जाऊं, इफ आई सिट ऑन द वेज, तो हु विल टेल मी कि इफ आई सिट ऑन द वेज तो मैं कैसा ऑब्जर्वर रहूंगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? So non-inertial. Sir, non-inertial. वेरी गुड, नॉन इनर्शियल। हर्षित तुम भी लेट हो आज, ठीक है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर रहूंगा, वेरी गुड। तो अगर बेटे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, अगर मैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो व्हाट वुड बी द फोर्सेस दैट आई नीड टू कंसीडर ऑन दिस ब्लॉक? देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए, जिसको नहीं समझ में प्लीज मुझसे पूछिएगा। ये एंगल थीटा है, तो सबसे पहली बात तो ये mg हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए एकदम, ये तो हमें याद हो जाना चाहिए। अब ये एंगल भी थीटा होगा, दिस विल बी वेरी गुड, mg cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, कोई शक वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वारे वाह। और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द कांटेक्ट, दैट वुड बी नॉर्मल रिएक्शन, कोई कष्ट वाली बात No, sir. नहीं। अच्छा, मैं इस ब्लॉक को कहां से देख रहा हूं? तो इस ब्लॉक को मैं देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। तो ये तो वो फोर्सेस हो गए जो ब्लॉक पे रियली लग रहे हैं, ठीक है। और कौन सा फोर्स मुझे लेना चाहिए इस ब्लॉक पे? देयर मस्ट बी वन मोर फोर्स, बिकॉज आई एम राइटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक इटसेल्फ। तो और कौन सा फोर्स आएगा? ये तो फोर्सेस है, इसके अलावा भी कोई फोर्स आएगा? इज देयर एनी अदर So फोर्स? pseudo force. वेरी गुड, वेरी गुड, स्यूडो फोर्स, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक? ब्लॉक So पे right स्यूडो फोर्स की side. डायरेक्शन, सोच के बोल बेटा, जरा सी गलती हो गई। वेज इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो स्यूडो फोर्स ब्लॉक पे किधर लेंगे आप? So left side. लेफ्ट बेटा, क्योंकि आप बैठे कहां हो? आप वेज पे बैठे हो, तो मतलब आप बेसिकली ऑब्जर्वर हो, और आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि आप वेज पे बैठे हो, तो आपका एक्सेलरेशन वेज के एक्सेलरेशन के बराबर है। तो स्यूडो फोर्स जो इस बॉडी पे आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन तो वही होगा जो वेज का है, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। पहले ये सारे बच्चे बताएं, क्या ये सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. सर, थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये लाइन, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा। तो आप देखिए, इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे ना, इस MA को भी, इस MA को भी रिजॉल्व करिए दो कंपोनेंट में, ऐसे, वन अलोंग द इंक्लाइन सरफेस एंड वन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा वो MA cos थीटा होगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला, वो होगा MA sin थीटा। हाँ सक्षम, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? बाकी लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, मैं सक्षम का क्वेश्चन देख लूं क्या उसने पूछा है। सर ये वेज भी मूव कर रहा है, हाँ इसमें मैंने वेज को भी मूव कराया है, आई एम कंसीडरिंग द सिचुएशन वेयर वेज इज आल्सो मूविंग। बाकी लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखें और मुझे बताएं कि क्या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर हाँ, सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने अभी थोड़ी देर अभी ज्वाइन किया सर, इससे पहले आपने क्या कराया? एक क्वेश्चन कराया है, बट उसको दोबारा तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, तो यू नहीं विल, सर, बस पूछ रहा था। हाँ सर एक बार बस एक अभी क्वेश्चन वापस, कराया है। सर एक बार अभी वापस रिपीट कर देंगे? हाँ वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वेज है विच इज accelerating towards right, and on the wedge there is a block of mass small m, and that is accelerating down the inclined surface or the down the wedge। ठीक है सर। अब आपको मैं इसमें चीजें, इसमें बस पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम सिखा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। मतलब मान लो कि इफ आई सिट ऑन द वेज, इफ आई एम अ ऑब्जर्वर एंड आई एम सिटिंग ऑन द वेज, तो फॉर मी व्हाट वुड बी द फोर्सेस दैट आई मस्ट टेक ऑन द ब्लॉक? समझ रहे हो बेटा? तो Yes, ये sir. जो रियल फोर्सेस हैं वो mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द वेज, तो आई एम अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर।
तो along with all the real forces I'll have to take a pseudo force also. समझ रहे हो बच्चे? सर आप भी मतलब जो उसमें ऑब्जर्वर है वो भी वेज पे स्लाइड कर रहा है? नहीं, वो वेज पे बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, बट वो कहाँ, जैसे अभी लिफ्ट में बैठते थे ना हम लास्ट क्लास में, याद करो कोई क्वेश्चन होता था तो मैं कहाँ पे ऑब्जर्वर भी बिठा देता था? लिफ्ट पे। यस सर, यस सर। अब मैंने यहाँ कहाँ ऑब्जर्वर बिठा दिया? वेज पर। लिफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय वेज। और इसमें वेज मूव कर रहा है? यस, इसमें वेज मूव कर रहा है, वेज स्टेशनरी नहीं है इसमें, तो वेज मूव कर रहा है। सर तो वो ठीक है? जो बॉडी नीचे स्लाइड करेगी तो वो उस इंसान के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे कैसे हुई? मैंने कहाँ बोला कि उस इंसान के रेस्पेक्ट में रेस्ट में? भाई ब्लॉक को मैंने रेस्ट में कहाँ बोला है? ओके ओके सर। मैंने कहा ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग ऑन द वेज, ऑब्जर्वर इज जस्ट सिटिंग ऑन द वेज। ओके सर। ऑब्जर्वर चुपचाप वेज पे बैठा हुआ है, बट अगर आप देखें तो बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द वेज एंड वेज इज एक्सेलरेटिंग, so this observer would be a non-inertial observer, और whenever you take a non-inertial observer, तो उसके लिए आप जब भी आप फोर्सेस लिखेंगे किसी भी बॉडी पर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो विथ ऑल द रियल फोर्सेस यू विल हैव टू कंसीडर द स्यूडो फोर्स आल्सो। और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस ब्लॉक पे? देखो ये वेज जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो इस ब्लॉक पे जो आप स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन लेंगे वो लेंगे आप टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स। मानते हो या नहीं मानते? टेल मी। वेज यस किधर सर, जा रहा है? राइट को जा वेज रहा इज गोइंग हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ जा रहा है, तो अगर हाँ आप सर। वेज कंसीडर करेंगे तो वेज पे आप ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उस स्यूडो फोर्स को भी मैंने रिजॉल्व कर दिया। और कैसे रिजॉल्व किया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे शर्म के मारे, पता नहीं क्यों इतनी शर्म होती है, वो बोलते भी नहीं है अगर नहीं भी समझ में आए तो। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस स्यूडो फोर्स को भी मैंने रिजॉल्व कर दिया अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा बचपन की ज्योमेट्री के अनुसार ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। अब समझ में आया? हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, देखना बेटा सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, विभूति देख बेटा, एम ए कॉस थीटा प्लस ऑफ एम जी साइन थीटा is equal to block का mass into acceleration of the block. This is one of my equation. Tell me yes or no. Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पूछ ले कि भाई ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो इसमें ये कैपिटल ए मुझे नहीं पता है, तो मैंने एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे इक्वेशन लिखेंगे, तो बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल टू व्हाट? वर्टिकल टू इंक्लाइंड सरफेस, तो उस केस में आप लिख सकते हैं n प्लस ऑफ एम ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। Yes, sir. नहीं आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया, आ नहीं गया आया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा भाई। कितने अननोन है कोई बता सकता है? सक्षम, हाउ मेनी अननोन यू कैन सी इन दीस टू इक्वेशंस? Sir, N. एक n तो अननोन है, वेरी गुड। और Sir, मान लो अब कि A. कैपिटल ए की वैल्यू और स्मॉल ए की वैल्यू भी Capital A. मुझे नहीं पता, ये निकालना है। तो इसका मतलब 3 अननोन है ना? देखो, इस Yes, कैपिटल sir. ए, स्मॉल ए और n, तो सर 2 ही इक्वेशन है और अननोन 3 है। ये तो नाइंसाफी है साहब, ये तो ऑनेस्टी वाला काम नहीं हुआ सर, कि आदमी 3, आदमी 2, गोलियां 3। ठीक है गब्बर सिंह। एनीवे, यस सर। है ना? तो नॉर्मल, अच्छा ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा है, तो ब्लॉक भी तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा मेरे बच्चों, ये Yes, sir. समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। ब्लॉक वेज पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को भी तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना, इस नॉर्मल रिएक्शन को। क्या बोलती है तायरा जी? Yes, sir. अच्छा, इसमें कौन सा वाला एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल 1 या एंगल 2? विच ऑफ द टू एंगल विल बी थीटा? Sir, angle 1. एंगल 1, वेरी गुड। नहीं आया समझ में तो मैं बता देता हूं कैसे थीटा आएगा। आ गया सर। सर ये देख, सबको आ गया? ये वाला एंगल थीटा होगा भाई, ये वाला। सोचना, अगर नहीं भी समझ में आए तो बैठ के सोचना कि कैसे मास्टर ने इसको थीटा लिया। ओके, किसको? थीटा को? शुड आई एक्सप्लेन थीटा और Yes, शुड आई sir. एक्सप्लेन दिस रिजोल्यूशन? ओके, चलो मैं बता ही देता हूं फिर। बच्चे मेरे, मेरे प्यारे बेटे, एक बात सोचो,
ये आपसे मैंने बोला कि इस पे n ऐसे लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। जो ब्लॉक वेज पे n लगाएगा वो तो ऐसे ही लगाएगा बेटा। इस n का रिएक्शन कहाँ लगेगा? वेज पे, है ना? तो ये ऐसे हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। गलत सर तो नहीं एम बोल रहा हूं मैं? ऊपर की तरफ नहीं लग रहा था। बेटा वो ब्लॉक पे लग रहा था ना, वेज किस पे लगा रहा है? ब्लॉक पे। तो बदले में ब्लॉक भी तो वेज पे लगाता है। नहीं समझी? अरे इशिका, ये बॉडी है, इसको मैंने किसी सरफेस पे रखा। अब ये सब बातें ऐसी है ना जो कई बार बोल चुका हूं मैं। सोचिए कि ये दोनों कांटेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे या कोई एक ही लगाएगा? सर दोनों। दोनों लगाएंगे ना। तो ब्लॉक पे जो सरफेस लगाएगा मेरे लाल, वो इधर लगेगा, तो सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। टू एवरी इक्वल फोर्स, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। यस सर। यस सर। तो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन देखो इशिका, मैं ये वाला डायग्राम इरेज कर देता हूं अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो। देखो ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगा वो ऐसे लगा, तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगेगा ना, एक्शन का रिएक्शन यस लगेगा। सर। यस ओके, लेकिन वो mg cos थीटा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये बात पहले भी बताई है, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे एक बात याद करिए, मैंने आपसे बोला था कि mg इज नॉट द रिएक्शन ऑफ n। mg और n एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? नो सर। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। उसमें मैंने बहुत साफ साफ ये बोला है कि n और mg दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। नहीं याद आ रहा? यस सर। बोला था तो n और mg। Yes, अच्छा sir. कैसे एक्शन? पहली बात, ये mg cos थीटा किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। और n भी किस पे लग रहा है? n भी लग रहा है ब्लॉक पे। तो ये एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना है। याद आया भाई? Yes, sir. mg कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? वेज लगा रहा है। तो ये वेज लगा रहा है, ये अर्थ लगा रहा है, ये दोनों कैसे? और दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो हाउ कैन दे बी एक्शन रिएक्शन? दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। मैंने आपसे ये जरूर बोला था कि हाँ, अगर ये बॉडी, ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज। ठीक है, अच्छी बात तो ये कि आपको वीडियो के फॉर्म में वो लेक्चर्स प्रोवाइडेड हो जाता है, तो इसलिए आप वो जरूर देखें। मैंने आपसे ये जरूर बोला था कि हाँ, अगर इस ब्लॉक पे एन और एमजी दोनों लग रहे हैं, स्टिल ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो मैं कह सकता हूं कि एन और एमजी दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं। Yes, sir. अब याद आ गया? एन का रिएक्शन एन ही होता है, एमजी नहीं होता है। तो चलो अब मेरी बात सुनो, तो प्लीज एक बार ना इस चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लेना। हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो इस चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना दोबारा। चलो देखो, एक बात बताओ, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी देखें, या इतना नहीं भी करूं तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलना। थीटा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पे ऐसे मैं ऐसे दो लाइनें ले लूं, ये थीटा है तो ये कितना होगा भाई? थीटा 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 होगा। तो ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? कौन बताएगा ये कितना है? So 90 देखो 90 देखो, माइनस थीटा। वेरी गुड। ये वाली लाइन और ये वाली जो रेड लाइन है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ थीटा होगा। मैंने थीटा वहां पर गलत लिया था, थैंक यू कि आपने मुझसे पूछ ही लिया। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला, समझ रहे हैं? ये वाला एंगल थीटा होगा। मतलब वेज पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मैं फिर से अब इसको डायग्राम को अलग से दिखा देता हूँ। वेज पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो एन लगेगा। तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट आएगा, वो ध्यान से देखिए, ये आएगा एन कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो एन साइन थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा होगा। सबको समझ आ गया? और Yes, sir. वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो क्या मैं एक इक्वेशन ये भी लिख सकता हूँ कि एन साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, इक्वेशन नंबर 3। इस वेज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज n sin थीटा।
तो क्या जिधर वेज एक्सेलरेट कर रहा है उधर एक ही फोर्स है n sin थीटा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि n sin थीटा is responsible for acceleration of the wedge and hence n sin theta can be written as equal to mass of the wedge multiplied by acceleration of the wedge? Yes, sir. Yes, sir. सबको देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, इससे पहले कि आप इसको नोट करें प्लीज एक बार अच्छे से गो थ्रू द होल डायग्राम एंड एवरीथिंग, थ्रू एवरी इक्वेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर फिर भी कोई इशू है तो पूछो, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया तब नोट करो। पहले तो आप इसको अच्छे से देखो, पहले तो आप सर अच्छे से सारी इक्वेशन को फॉलो। हाँ बोलो सर, बोलो। सर लेकिन वेज जो है वो तो राइट की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? कौन बेटा? ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट कराने वाला कोई फोर्स होता है ना बेटे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया और बॉडी इधर ही एक्सेलरेट कर रही है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस एक्सेलरेशन को या फोर्स को कैसे लिखेंगे? फोर्स इज अच्छा इक्वल सर, टू मास ओके, इनटू एक्सेलरेशन। यस सर, ओ गॉट सर, मुझे लगा वो कैपिटल एम बॉक्स का मास है। नहीं नहीं, इट इज द मास ऑफ द वेज। कैपिटल एम इज द मास ऑफ यस द सर, वेज। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। गो थ्रू ईच एंड एवरी इक्वेशन, उसके बाद नोट करना। पहले अच्छे से देखो पूरी इक्वेशंस, एवरीवन पहले अच्छे से देखो, उसके बाद नोट करो। समझ आ जाए तो फिर उसके बाद नोट करो, नो इशू। और नहीं समझ में आया, जो स्टेप नहीं समझ में आया प्लीज वो पूछो। डोंट गो इन सन्नाटा। सन्नाटा समझते होगे शायद आप। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो सन्नाटे में नहीं जाओ। इक्वेशन 3 समझा दो। ओके तायरा, तायरा जी देखिए, इक्वेशन 3 का मतलब यू आर ट्राइंग टू आस्क कि ये वेज पे मैंने फोर्स कैसे लिखा। तो मैं कोई डायग्राम इरेज कर सकता हूँ? आप में से बाकियों ने नोट कर लिया है कि ये वाला डायग्राम, जो ये वाला बड़ा वाला डायग्राम था, हैव यू Yes, sir. Done. copied this diagram? Okay, so I'm erasing this. तायरा listen to this now कि बेटा देखो, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? वेज ने। तो बदले में इन रिएक्शन वेज पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। Yes, तो sir. ये वेज पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा मेरे बच्चे, ऐसे। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को आप रिजॉल्व करो, ठीक है? तो इस ये एंगल थीटा है, तो तायरा ये वाला एंगल थीटा होगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन को कहीं से भी काट दो तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बदले में ये थीटा होगा। समझ Yes, आई sir. बात? तो n को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो दिस विल बी n sin थीटा, दिस विल बी n cos थीटा। अब ये n sin थीटा n cos थीटा, और वेज किधर एक्सेलरेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। वेज इधर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए। तो द फोर्स व्हिच कैन मूव द वेज विल बी व्हाट? दैट विल बी ओनली n sin थीटा, बिकॉज ये वाले फोर्सेस की डायरेक्शन में तो वेज चल ही नहीं रहा ना। n cos थीटा की डायरेक्शन में तो वेज नहीं चल रहा है। वेज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ n sin थीटा। तो हमें Yes, मालूम sir. है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है? n sin थीटा है। मास ऑफ द वेज कितना है? कैपिटल M। एक्सेलरेशन ऑफ द वेज कितना है? कैपिटल A। Yes, sir. ठीक है, नोट इट। सर अभी आपने क्या बोला था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्शन रिएक्शन वाला है, आपने किसी चीज के लिए बोला था वो mg के लिए बोला था कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला mg और उसी बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होते। हाँ सर, तो मतलब अभी जो आपने बताया कि बॉक्स से उस पे लगने वाला और वेज से बॉक्स पे लगना, वो तो एक्शन रिएक्शन है ना? वो एक्शन रिएक्शन है। n का हाँ हाँ रिएक्शन n ही होगा, n का रिएक्शन mg नहीं होगा, हाँ because सर, n और is a force of different nature and mg is the force of different nature. यस सर। और सर अभी हम और टाइम पे से एन नहीं लेते ना, एन बाय द बॉक्स ऑन द वेज नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेलरेट नहीं करता। द रीजन इज दिस Yes, ओनली। yes, very good. हाँ, if the box is sorry, box or wedge is stationary, so I don't need to consider the forces on the wedge. ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो इसलिए हम शो नहीं करते। मान लो कोई किसी सरफेस पे अगर हमारी बॉडी और वो सरफेस खुद ही नहीं चल रहा है, वो रेस्ट में है, तो आई डोंट नीड टू शो द फोर्सेस ऑन द सरफेस। ठीक है, बट यहाँ दोनों चल रहे हैं, दैट इज व्हाई आई हैव कंसीडर्ड द फोर्सेस ऑन बोथ। ठीक है, जैसे देखो यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डेटा लेके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मिलके करते हैं जल्दी से।
ये 37 डिग्री मान लो वेज इधर जा रहा है, ये मैंने मान लिया, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है कि मैंने ऐसा मान लिया। So वो ये लास्ट ब्लॉक क्वेश्चन है, खत्म हो गया? हाँ वो तो बस इक्वेशन लिखना सिखा है ना, अब उससे रिलेट करके मैं क्वेश्चन डेटाबेस अभी ले रहा हूं, यस सर। समझ रहे हो? ठीक है चलो, तो ये मास कितना है, मान लो ये मास इज इक्वल टू, मान लो कितना मानोगे, चलो मान लेते हैं कुछ 2 किलोग्राम, और इस वेज का मास मान लेते हैं, वेज का मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, ऐसा मान लेते हैं। ये थोड़ा और कर देते हैं, 6 किलोग्राम कर देते हैं। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो कैसे निकालें ये वैल्यूज? तो चलो फिर से इक्वेशंस लिखते हैं, दोनों पे लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में बैठ के लिख रहे हैं, तो आई विल बी राइटिंग द इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द वेज। सर ठीक है, मैं दोनों के लिए इंडिविजुअली डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा, इक्वेशंस लिखूंगा, जहां आपको नहीं समझ में आए वहां आप पूछेंगे। देखिए पहले तो मैं ब्लॉक के लिए लिखूं, तो ब्लॉक पे सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर टू द वेज एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 mg cos थीटा होती है ना, तो 20 cos 37 की वैल्यू 4/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 16। कोई कष्ट वाली बात नहीं। पैरेलल टू द सरफेस क्या होगा, तो 20 इंटू 3/5, यही तो होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, 12 न्यूटन। और क्या क्या फोर्सेस है, यहाँ पर एक फोर्स है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, और क्या क्या फोर्सेस है सर, एक फोर्स है ये इधर जा रहा है, तो आपका एक स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। ये तो आपने mg के कंपोनेंट्स ले लिए, स्यूडो फोर्स किधर लोगे, लेफ्ट या राइट, ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्यूडो। स्यूडो को क्या लिखेंगे आप, मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना वेज का है, इसका मतलब इसको मैं 2a लिख सकता हूं। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 37 है, तो अगर मैं 2a को भी रिजॉल्व करूं तो 2a का भी दो कंपोनेंट आएगा बच्चों, एक यहां आएगा, सोच के देखो, और एक यहां आएगा, मानते हो? अभी मैंने वही दिखाया है आपको, सर है ना। और ये वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 2a cos ऑफ 37, और ये वाला कितना होगा, 2a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 37। आई होप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि यही इक्वेशन लिखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। तो 2a sin 37, बेटा हम वेज का मास कंसीडर थोड़ी करते हैं, हम लिफ्ट में बैठते थे तो लिफ्ट को हम उस बॉडी का मास कंसीडर करते हैं जिस बॉडी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है सक्षम साहब, हम उस बॉडी का मास अज्यूम करते हैं जिस बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके सर, ओके याद आ। ठीक है, ये आपको फोर्सेस सबको दिख गया, हमने स्यूडो को भी रिजॉल्व कर लिया, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो ब्लॉक जिधर मूव कर रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं स्मॉल है, ब्लॉक जिधर मूव कर रहा है क्या क्या फोर्सेस हैं, 12 प्लस ऑफ 8/5 मल्टीप्लाइड बाय, सिर्फ ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन को देखो, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इज इट क्लियर, टेल मी यस और नो? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस ऑफ 8a इज इक्वल टू 10a। दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ गया हो। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, इसी तरह से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक के लिए देखें तो ब्लॉक परपेंडिकुलर टू वेज, मतलब जिधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक चल रहा है क्या? नो सर। ठीक है, उस डायरेक्शन में तो ब्लॉक नहीं चल रहा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5n प्लस ऑफ 6a इज इक्वल टू 80 इज माय सेकंड इक्वेशन। अब किस पे हम फोर्सेस शो करें?
अरे ये दो इक्वेशन सबको क्लियर है, ये फोर्सेस क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. यस ठीक है, Yes, अब sir. हम किस पे फोर्सेस कंसीडर करें? किस पर? ब्लॉक पे, वेज पे? वेज पे, Wedge. वेज पे। वेज पे, ब्लॉक पे हमने ले लिया। तो वेज पे अगर हम फोर्स कंसीडर करें तो द ओनली फोर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर ऑन द वेज, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का भी आपको मैंने कंपोनेंट बताया था कि ऐसे और ऐसे करोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज n sin थीटा, मतलब n sin 37, n sin 37। और ये वेज इधर जा रहा है, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल? वेज का मास कैपिटल M, तो ओनली दिस फोर्स इज मेकिंग दिस मूव। तो n sin 37 will be written as equal to 3/5 multiplied by n. This will be equal to what? So this will be the mass of the wedge multiplied by acceleration of the wedge. So this can be written as n 3 to the 6. तो ये n को आप कितना लिख सकते हो? n can be written as 10a. Is it clear? This is my third equation. Yes, sir. और तो कोई फोर्स नहीं है ना जो इसको चला रहा है. This is the only force which is acting on the wedge to move this wedge. वैसे तो और भी फोर्स लगेंगे वेज पे, एक तो वेज का भी अपना वेट होगा और वेज पे ये सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, बट वो सारे फोर्सेस वाई एक्सिस में होंगे। एक्स एक्सिस में तो बस यही फोर्स होगा n sin 37 एंड दैट विल बी सिंपली रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ द वेज। तो बेटा यहां से हमें n की वैल्यू a के टर्म्स में पता चल गई। यहां तक नोट करिए, तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं। इसमें अगर किसी को भी कोई इशू है तो पूछो। No doubt. तो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। जल्दी करना जरा, ताकि मैं आगे अब पढ़ा सकूं। Done. सबने नोट कर लिया? कैन वी सिंपलीफाई द इक्वेशंस नाउ? सब नोट कर लें तो मुझे बताइएगा। Yes, sir. Done. ओके, हर्षित नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, जानवी तुमने नोट कर लिया? कर लिया होगा, है ना? तो मैं ये वाला डायग्राम इरेज कर रहा हूं, ये वाला। ठीक है जानवी। अब देखिए सर, इस n को उठा के आप सेकंड इक्वेशन में रख दो, पुट n इनटू। तो अगर आप n की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह आप लिख दो कैपिटल 10 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A प्लस ऑफ 6a इज इक्वल टू 80। तो 5 into 10 50, 50 प्लस ऑफ 6 56a इज इक्वल टू 80। तो यहां से आपको कैपिटल A की वैल्यू पता चल गई 80/56। ये एक आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करके देख लेना आप कितना आता है। ठीक है, अब जब आपको कैपिटल ए पता चल गया तो पुट दैट वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इन दिस इक्वेशन। कहां गया वो? इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आप कैपिटल ए को उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो तो आपको स्मॉल ए पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हो शायद। भाई कैपिटल ए की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 2 में रख दिया तो कैपिटल ए आ गया, और कैपिटल ए की वैल्यू पता चल गई तो हम फर्स्ट इक्वेशन में कैपिटल ए की वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा। Done, sir. ठीक है, तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कि अगर किसी क्वेश्चन में वेज भी चलने लगे तो आप एक काम करिएगा कि आप अपने आप को अज्यूम करिएगा या ऑब्जर्वर को आप अज्यूम करिएगा कि दैट ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द वेज। और जब वो ऑब्जर्वर वेज पे बैठ गया तो फिर उसमें सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ आप ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करेंगे। ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स कंसीडर करेंगे, बिकॉज अगर आप ऑब्जर्वर बन के वेज पे बैठे हो तो वो ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो वेज नहीं है, वो ब्लॉक है। हाँ, अगर आप ब्लॉक पे बैठ जाते ऑब्जर्वर बन के तो वो ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते वो उस केस में वेज होता। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसी में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को मैं अच्छा करना चाहूं और अच्छा बनाना चाहूं तो इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दूं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दूं तो एक और फोर्स एडिशनल आ जाएगा, फ्रिक्शन। फिर उस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट्स आपको लेने पड़ेंगे ब्लॉक पे भी और वेज पे भी। इज इट क्लियर?
Yes. तो देखिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्यूडो फोर्स फ्रॉम माय साइड. अब हम आगे की बात पे आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अब हम सर्कुलर मोशन के ही कॉन्सेप्ट को अब डील करेंगे. इस पूरे टॉपिक को मैं नाम दे रहा हूं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. पहले तो आप ये समझे डायनेमिक्स और स्टैटिक्स या काइनेमेटिक्स क्या क्या चीजें होती हैं. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. इससे पहले भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन बताया था. उसमें आई टॉक्ड अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड देन द नेट एक्सेलरेशन. इन सब पे हमने डिस्कशन किया था. इफ यू कैन रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द काइनेमेटिक्स चैप्टर. दैट वाज द मोशन इन प्लेन. अच्छा, उस चैप्टर में काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स का मतलब ये था कि वी डेल्ट विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग, but we didn't consider the cause that is providing the centripetal acceleration, because according to Newton's laws, you simply know that whenever there will be acceleration, there must be some force acting on the body. भाई अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि बॉडी पे कोई फोर्स होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन है. अगर बॉडी पे फोर्स नहीं होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो सर आपने इससे पहले एक्सेलरेशन तो डिस्कस किया. दैट वाज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट वी डिस्कस्ड, बट वी डिडंट कंसीडर द कॉज दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. समझ में आ रही है बात? हमने कॉज को कंसीडर नहीं करा. तो वो जो पार्ट है जहां पर हम कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करते हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स. अब हम इसके कॉज को कंसीडर करेंगे. तो जहां पर हम कॉज को कंसीडर करते हैं, इन अदर वर्ड्स जहां पर हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स. तो हमने काइनेमेटिक्स पे बात कर ली है. नाउ वी आर सपोज टू डिस्कस ऑन द डायनेमिक्स पार्ट. आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है. Yes, अब sir. एक बात समझिए सर, क्या आपको याद हो तो मैंने आपसे आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इससे पहले ये बोला था कि मान लीजिए सर ये सर्कुलर मोशन है, तो हमेशा whenever the particle goes on the circular path, there is always an acceleration towards the center of that circular path, and that acceleration is called as centripetal acceleration. अगर आपको याद आ रहा हो तो Yes. ठीक है. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और मैंने आपसे ये बोला था कि सर वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में होती है. मतलब इसको दूसरे शब्दों में रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. रेडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये at every point is always directed towards the center along the radial direction, तो इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन का भी नाम देते हैं. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप हो तो ये ऐसा होगा. और मैंने आपको साथ साथ ये भी बोला था कि उस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखेंगे ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो किस पॉइंट पे होगी और उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा, दे विल नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, रादर दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये अगर आपका वेलोसिटी इधर है तो आपका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा. मतलब किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये आपस में परपेंडिकुलर होता है. ये बात सबको क्लियर है? हाँ ना बोल दो एक बार. ये सबको क्लियर है सर? Yes, Yes, sir. sir. ये पढ़ा हुआ है आपने, ये पढ़ा हुआ है बेटा. Yes, ये sir. सारी चीजें आपको पहले पढ़ा दी गई हैं. अब आते हैं इस बात पे कि जो हमें अब पढ़ना है. बहुत छोटी सी बात पढ़नी है. आपको याद हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था दैट वाज v स्क्वायर बाय r, वेयर r वाज द रेडियस. या तो आप ऐसे लिख लेते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, या आप इसी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिखते हो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r. तो देयर आर टू वेज in which you can write the value of centripetal acceleration. ठीक. अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर अगर if there is an acceleration in the body, तो there must be a force acting on the body. अगर सर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो बॉडी पे फोर्स भी लगना चाहिए. विदाउट फोर्स देयर कैन नॉट बी द एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब है कि सर whenever the body goes on the circular path, तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर अगर ये फोर्स नहीं हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं होगा, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं होगा तो आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं पाएगी. ठीक है सर? अब इसके मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, बट एक मिनट मेरी बात सुनिए. एक मिनट रुकिएगा. मैं
ओके बच्चों, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, वो जरा सा कुछ हो गया था। खैर एनीवेज, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सर जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर वहां पर फोर्स भी होगा, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पहले तो मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं आपको, पहले इसको प्रैक्टिकली समझो, रटो नहीं। सर इसमें एक पहले तो मैं आपको चीज बताऊं, मैंने आपसे बोला था कि किसी भी बॉडी को या किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है या वो ये चाहता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चले, जिसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। याद आया? एवरी बॉडी वांट्स टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। याद आ रही है बात या नहीं आ रही? तो अगर आप उस बॉडी, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो यार? यस सर। Yes, हेलो, सुन रहे हैं sir. सर? सुन रहे हैं। अगर उस बॉडी की आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो तो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी, देन ओनली दैट डायरेक्शन कैन चेंज। और इसी चीज को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, उस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में चलाओगे तो उसके हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, हर पॉइंट पे। और इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, जैसे इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे, इनफैक्ट ये हर पॉइंट, और ये पॉइंट इतने ज्यादा हैं कि भाई अगर आप सर्कल मान लें तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स, देयर मस्ट बी अ फोर्स which should act on the body continuously to make the body move on the circular path. तो इसका मतलब यहाँ तो फोर्स तो चाहिए ही सर, इस कारण से भी चाहिए। और दूसरी बात हमें मालूम है कि सर्कुलर एक्सेलरेशन हमने डिफाइन किया था, तो ये डिफाइन अगर किया था तो देयर मस्ट बी सम फोर्स गिविंग मी दिस मच ऑफ सर्कुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे जो चाहिए वो चाहिए इतना, अगर आपको V पता है, R पता है, तो इतना चाहिए। तो इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी फोर्स बॉडी पे लगे तो वो इस तरह से लगे सच दैट कि वो इतना प्रोवाइड कर सके अगर, तो ही बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी विद दैट स्पीड। अगर एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द फोर्स इससे कम हो गया तो फिर बॉडी इस स्पीड के साथ सर्कल पे घूम नहीं पाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? भाई आपको जो एक्सेलरेशन है वो इतना चाहिए, तो आपको इतना फोर्स होना चाहिए जो इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है और स्पीड जिससे मैं घूम रहा हूं सर्कल पे वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होगा वो कितना होगा? 10 into 10 डिवाइडेड बाय r व्हिच इज 2। तो ये मतलब 100, तो मतलब 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा हो गया, बट इतना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो। अब इतना प्रोवाइड करने के लिए मान लो मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम, तो मुझे फोर्स कितना चाहिए? फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 50। दैट मींस मुझे फोर्स कितना चाहिए? 50 न्यूटन का। अगर 50 न्यूटन का फोर्स लग पाएगा तो बॉडी इस वेलोसिटी के साथ सर्कल में घूम पाएगी। अगर फोर्स इससे कम हो गया, ठीक है, वेलोसिटी मैंने यही रखी, बट जो मेरे पास अवेलेबल फोर्स है वो 50 न्यूटन से कम है, तो फिर बॉडी इस वेलोसिटी के साथ सर्कल पे तो घूम नहीं पाएगी। तो उस केस में बॉडी स्किड कर जाती है। क्या कर जाती है? बोलो बोलो बोलो। स्किड। नॉर्मल अंग्रेजी में कहूं तो स्लिप हो जाती है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से समझो। आप जब अपनी बाइक चलाते हो या कार ड्राइव करते हो तो उस केस में जब आप सर्कुलर टर्न लेते हो ना, सड़क पे सर्कुलर टर्न होता है ना, सर्कुलर टर्न अगर आप लेते हो यस तो वहां पर भी तो आपको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तभी तो आप सर्कुलर टर्न ले पाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन प्रोवाइड करता है आपको रोड पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन प्रोवाइड करता है? विच फोर्स प्रोवाइड्स यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? भाई अगर मैं किसी बॉडी को, अगर सोचो ना, किसी बॉडी को चलाने के लिए मुझे 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो कोई होना भी तो चाहिए ना जो इतना 10 न्यूटन का फोर्स लगाए। यार यस सक्षम, फ्रिक्शन इज करेक्ट। सड़क पे, रोड पे जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कौन करता है? फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन किसके किसके बीच में एक्ट करता है? द टायर एंड द रोड। इसीलिए आपके जो टायर में है ना डिजाइन बना हुआ होता है, वो डिजाइन टाइम पास के लिए नहीं बना हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि वो टायर वाली कंपनी वाले को वो शौक चढ़ा था कि नहीं हम फुल पत्ती कशीदाकारी वो डिजाइनिंग करेंगे, उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे उस पर। ये शौक नहीं है उसको। वो ग्रूव्स कहलाते हैं। वो ग्रूव्स इसलिए बनते हैं ताकि रोड और टायर एक दूसरे के साथ ग्रिप में रह सकें।
इसीलिए अगर आपका टायर पुराना होता है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं जीवन में या नहीं करी हैं, अगर वो टायर पुराना होने लगता है, व्हेन द टायर बिकम्स ओल्ड, तो वो टायर घिस जाता है। घिसना समझते हो? या तुम बोलते ही ना, तो मैं प्रैक्टिकल से भी क्या हाँ फिजिक्स सर, हाँ सिखाऊंगा। सर, हाँ सर, हाँ सर। फील ही खत्म हो जाता है वो जब यस वर्न आउट, वो घिस जाता है जब, जिसको वियर एंड टियर कहते हैं। तो आप ये देखोगे कि उस केस में जो टायर है ना, वो ज्यादा स्किड करता है, उसको फिर संभल के चलाना पड़ता है। वो मतलब जल्दी उसकी स्लिपिंग होती है, क्योंकि वो फिर रोड और टायर के बीच का जो वो ग्रिप है ना, वो कम हो जाता है। नए टायर के साथ अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा एक्ट कर रहा होता है। और टायर अगर पुराना हो जाए, जो घिस चुका है, उसके साथ अगर ब्रेक लगाओगे तो वो एकदम इंस्टेंटेनियसली नहीं रुकेगा। खैर जाने दे सर। यार, तुम मेरा मुंडी हो जा यस रही सर। है कसम से। सर समझ में आ रहा है सर। पूरा तो बोला करो ना, मैं भी तो Yes, इंसान sir, हूं ना। समझ ये में खाली आया। इसके यस खाली सर, अब स्क्रीन बोलो। के यस साथ, सर। अब सोचो खाली स्क्रीन के सामने बैठ के बावलों की तरह बोलना, ये नॉर्मल इंसान का तो काम नहीं हो सकता। आज की डेट में हम लोग पागल ही हैं जो इस सफेद स्क्रीन के साथ सामने बैठ के बकते रहते हैं, है ना। ये तो नॉर्मल आदमी का काम थोड़ी है। वो उसको को अलमीरा से बात करने के लिए नॉर्मल आदमी कर लेगा क्या? दीवानों से बात करने के लिए नहीं कर पाएगा नॉर्मल आदमी, वो तो एबनॉर्मल का काम है ना। तो मुझे भी एबनॉर्मल वाली फीलिंग ना आए, नॉर्मल वाली ही फीलिंग आए, तो मुझे लगे कि मैं किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने सिर्फ बकवास कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा बोलते रहा करो, फील आता रहता है। यस सर, एनीवे, यस सर। चलिए यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अच्छा, मैं आपको इसी चीज की और बात बताता हूँ कि फ्रिक्शन आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब आप टर्न ले रहे होते हैं ना, टर्न, सर्कुलर टर्न लेते हो, तो आप अपनी स्पीड को कम कर लेते हो। क्यों करते हो स्पीड कम? इसलिए कम कर लेते हो क्योंकि फ्रिक्शन की ना एक लिमिट है बेटा, कि उतना ही वो प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन प्रोवाइड करने की है, और आपने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा रख ली, सच दैट कि आपको रिक्वायरमेंट हो गई 100 न्यूटन की, और फ्रिक्शन मैक्सिमम ही 50 न्यूटन हो सकता है। तो उस केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। इसीलिए आप अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करते हो व्हाइल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर मान लो कि सर्कुलर टर्न ले रहे हो और सड़क ड्राई नहीं है, रोड इज नॉट ड्राई, रोड इज वेट, बारिश हो गई है, सड़क गीली है, सड़क पे पानी हल्का हल्का है ना, रोड वेट है, तो उस केस में जब आप सर्कुलर टर्न लेते हो तो आप अपनी स्पीड और कम कर देते हो व्हाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न। यस, यस सर। यस ये सर। सब प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्यों? क्योंकि जब बारिश हो गई है और पानी है सड़क पे, तो उस केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो और डिक्रीज हो गई है सर। तो इसलिए अगर आपकी स्पीड ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन और कम हो गया है। तो जो ड्राई सड़क पे जितना फ्रिक्शन था ना, मान लो 50 न्यूटन, तो वेट रोड पे वो फ्रिक्शन कम होके 40 न्यूटन हो गया। तो आपको अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट भी 40 ही रखना पड़ेगा या उससे कम रखना पड़ेगा। अगर अब भी 50 न्यूटन का रिक्वायरमेंट रखोगे तो अब फ्रिक्शन उतना केपेबल ही नहीं है। तो तुम कहोगे फ्रिक्शन ने मजाक कर दिया, ड्राई था तो मैं इतनी स्पीड पे मुड़ गया था, अब ये वेट हो गया तो मैं स्पीड पे मुड़ नहीं पाया, फ्रिक्शन ने मुझे धोखा दिया। फ्रिक्शन ने धोखा नहीं दिया है, वो एक्चुअली में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। इसी तरह से बेटा हर जगह जहां पर भी सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो प्रोवाइड करने वाला जो सोर्स है ना, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स होगा। जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। यस केमिस्ट्री सर। पढ़ते हो ना आप लोग, लर्निवियो में पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो? सर लर्निंग हाँ में सर, भी यही अनडाउटेड। पढ़ते हैं। Sir, learning यही में पढ़ते बहुत हैं बढ़िया। कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री? एम्बेसेडर सर। सर। वेरी गुड, इम्बेसात सर। Sir, तो उन्होंने imbalance. आप, हाँ, इम्बेसत नहीं है, इम्बेसात है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटे। और इम्बेसात, इम्बेसात, ऐसा उन्होंने कुछ बोला कि आपको ये ऐसी ये स्पेलिंग है। यस इसको सर। रीअरेंज Yes, sir. रीअरेंज किया क्या उन्होंने? अपने नाम को रीअरेंज किया यस कभी? सर, यस No, सर, आई एम sir. बेस्ट। हाँ, आई एम बेस्ट, रीअरेंज, तो आई एम बेस्ट। और ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि उनके नाम को रीअरेंज करने पे ऐसा बन जाता है। एनीवेज, खैर वो तो हो गई ऐसी ही टाइम पास बात। अब आगे सुनिए। तो बेसिकली आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, आपने सुना होगा। तो जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मोशन भी तो सर्कुलर मोशन होता है ना। तो आप मुझे बता सकते हैं Yes, कि sir. कौन सा फोर्स इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा होता है? विच फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल न्यूक्लियर फोर्स? चार्ज। बोलो बोलो बोलो। न्यूक्लियर चार्ज। Neutral charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर Yes. चार्ज और इलेक्ट्रॉन sir. के बीच में वो फोर्स लगता है, बट उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें ड्राइव की होंगी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, है ना, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, ये सब ड्राइव किया होगा। Yes, तो yes. आपने ये लिखा होगा के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज किया होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सर आपको, मैं आपसे कहूं कि ये सन है अपना, सन और ये इसके अराउंड ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो प्लैनेट का भी मोशन सर्कुलर मोशन मानेंगे हम। अगर हम ऑर्बिट को सर्कुलर माने, ऑल्दो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, बट अगर मान लो कि मैं इन ऑर्बिट्स को सर्कुलर मान लूं, तो इसमें भी प्लैनेट का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। Yes. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि Yes, हु sir. विल बी प्रोवाइडिंग इट अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई बता सकता है, कोई आइडिया दे सकता है? ऐसा आपने 9th में सुना होगा। Gravitational. Gravitation. वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है बेटे कि डिफरेंट केसेस में देयर विल बी डिफरेंट फोर्सेस व्हिच विल बी प्रोवाइडिंग यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बट एक बात तो ऑब्वियस है कि जब भी आई एम गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, आई विल रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच विल डिपेंड ऑन माय वेलोसिटी और स्पीड। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास बॉडी का अगर m है, तो एक्सेलरेशन आपको मालूम है सेंट्रीपिटल का वो कितना होता है बेटा, v स्क्वायर बाय r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर इसको आप ओमेगा के टर्म्स में लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। मतलब आप अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो इतना फोर्स आपको चाहिए, और जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड करने वाला डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फोर्स होता है, वो प्रोवाइड करने वाला डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। तो इस फॉर्मूले को सीधा सीधा नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक बात है, कोई डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन हम ड्राइव कर चुके हैं। तो फोर्स सिंपली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें फोर्स मिल जाएगा। अब इस पे चीजों को हम समझेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स को हम समझेंगे। तो इसको नोट कर लो, ये जो भी लिखा है। Done. ओके, तो अब हम इसके डिफरेंट बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या है, अब कहां कहां कैसे कैसे, एक बात क्लियर हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ and which is required by the body to go on the circular path या to move on the circular path। अगर हमें ये फोर्स नहीं प्रोवाइड होगा तो हम सर्कुलर पाथ पे कभी भी चल नहीं पाएंगे। तो दिस इज द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, ये फोर्स तो मुझे चाहिए। अब आते हैं दूसरी बातों पे कि सर डिफरेंट सिचुएशन में दिखाता हूं कैसे कैसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझेंगे, चीजों को हम समझेंगे। तो डिफरेंट सिचुएशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम फिर उसमें फिर फर्दर वो बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इस बात समझो। अच्छा, सर्कुलर मोशन जब भी किसी बॉडी का होता है ना, तो वो दो तरह का हो सकता है। एक का हम कह सकते हैं बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और दूसरे को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब समझते हो? और ऊपर की तरफ। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब वाई, ये अगर कोई पार्टिकल है, देखना मेरी बात समझना, अगर ये कोई पार्टिकल ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है, और ये इस सर्कुलर पाथ पे घूमे, तो ये जो प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ना ये। और अगर ये पार्टिकल ऐसे बंध के ऐसे घूमे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर हो गया, और ये वर्टिकल सर्कुलर हो गया। कोई दिक्कत? ये वर्टिकल प्लेन है भाई। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो इन द वर्टिकल प्लेन, तो उसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर वही पार्टिकल घूम रहा हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहेंगे। इज इट करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। अब बेटा अब चीजों को समझते हैं। तो हमें मालूम है कि जब भी सर्कुलर मोशन में घूमना है, तो आई नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड देयर मस्ट बी समवन हु, कुछ नहीं बताया मैंने, सिंपली ये बोला बेटा कि अगर इफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा जैसा वो हमारा वो राइड्स होते हैं ना, जिसपे वो बैठते हैं और वो घूमता रहता है, ठीक है, तो वो वर्टिकल प्लेन हो गया, तो वो सर्कुलर मोशन वर्टिकल हो जाएगा। अगर हमारा कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो बट वो सर्कल हॉरिजॉन्टल में हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर।
ट्रैजेक्टरी के काहे के ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन सक्षम, ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। ट्रैजेक्टरी सर उसमें क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन। यस सर, एक तो जो क्वेश्चन। जो तो एक काम करना ना, वो क्वेश्चन आपके जो मैंने डाउट क्लास रखी है उसमें पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे बच्चों, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं इस चैप्टर को आज नहीं खत्म करूंगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको थोड़ा मैं टाइम दे दूंगा, कल खत्म करेंगे ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाएं। अब मान लो कि सिर्फ समझते हैं, ये पार्टिकल है जिसका मास m है और मैंने इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड v है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड v है। आपसे कोई पूछ ले कि अगर इस पॉइंट पे स्पीड v है तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन होगा, आपको ये टेंशन की वैल्यू निकालनी है। यस सर। और आपसे ये Yes, बोला गया sir. कि साहब ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिसके साथ ये पार्टिकल कनेक्टेड है, ये वीपी है, मतलब वर्टिकल प्लेन में हो रहा है ये सर्कल, ये एल है और ये सेंटर है इसका। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, बार बार में एक बात याद रखिए, बिना लॉज ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम के बिना ये सब कहानी नहीं समझ आएगी। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस पार्टिकल पे तो देख लो क्या क्या फोर्सेस है। अगर ये वर्टिकल सर्कल में है तो वर्टिकल के केस में mg का भी तो इफेक्ट कंसीडर करना Yes. पड़ेगा आपको। Yes. तो देखिए ये mg, ऊपर क्या लग रहा है मेरे बच्चों t, और इस पॉइंट पे क्या है सर, इस पॉइंट पे है v। क्लियर है, और पार्टिकल का मास है साहब m। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर? इन विच Towards. डायरेक्शन डू यू थिंक Towards सेंट्रीपिटल the center. टुवर्ड्स? तो बच्चे एक बात बताओ कि इफ इट इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ तो इट विल हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ऐसे। तो विच ऑफ द टू फोर्स विल बी ग्रेटर, टी और mg? T. कौन सा फोर्स आप ज्यादा, जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स ज्यादा, भाई सिंपल सी बात। तो सर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, T minus of mg, that is the net force, is equal to mass into acceleration of obviously centripetal? Tell me yes or no. Yes sir. Yes, sir. सबको क्लैरिटी है? तो T is equal to simply क्या हो गया, Yes, sir. mg प्लस ऑफ यहाँ पर जहां पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हैं वहां पर वेलोसिटी v है, तो इसको mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। डोंट यू थिंक दिस रेडियस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? Yes. Yes. mv स्क्वायर बाय r, ये हो गया टेंशन की वैल्यू। अब इसमें डेटा दे देता तो डेटा पुट कर लेते। इसको पहले अच्छे से समझो, एक दो बार और ऐसे ऐसे केसेस लेके मैं चीजें सिखाऊंगा, इसको पहले अच्छे से समझ लो, नोट करो। सर इसके अगर ये जो पाथ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता तो हम ये mg और t को इक्वेट नहीं कर सकते थे ना? नहीं, यहाँ पर मैंने इक्वेट भी नहीं करा है बेटा, नेट फोर्स लिखा है। नेट फोर्स में टी और mg दोनों कंसीडर करना पड़ा बिकॉज द पार्टिकल इज गोइंग इन द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल में अगर आप घूमोगे तो आप mg का इफेक्ट तो कंसीडर करोगे बिकॉज इट हाँ विल सर, बी हाँ इन द सर। डायरेक्शन, है ना, इट विल सर, बी मैं कह रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, जब हॉरिजॉन्टल में कंसीडर नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में mg का कोई इफेक्ट सेंटर की तरफ नहीं होगा। ओके सर। सर लेकिन अगर हम ए- अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही बात हुई है, मतलब अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं, उससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से ऐसा नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही जैसे दिखने लग जाए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा। कर लिया इसको नोट? Done sir. Yes, sir. Done. ठीक है, अब इसी में आप देखो, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं, समझो कैसे फोर्स लिखेंगे। अगर मान लो कि मैं इसी सर्कुलर, फिर से वही वर्टिकल प्लेन ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी चर्चा करेंगे बट मान लो ये वर्टिकल प्लेन। अब पार्टिकल यहाँ पे है एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहाँ कहीं पे, मास वही m, रस्सी की लंबाई वही l, ये थीटा एंगल पे। अब मुझे पूछा गया कि इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v माना है। अब क्या करेंगे सर, फिर से हमें फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। हमेशा याद रखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको तो चाहिए। ये आपका पार्टिकल यहाँ पर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल थीटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर mg होगा या नहीं होगा, टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir.
अगर बेटा आप देखें तो इस mg को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं, वन अलोंग द स्ट्रिंग एंड वन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। क्यों रिजॉल्व कर रहा हूं? बिकॉज mg का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आ रहा है, इसलिए हमें रिजॉल्व करना है। यू आर गेटिंग द कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द स्ट्रिंग, इसलिए रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? और अगर वो स्ट्रिंग के अलोंग उसका इफेक्ट आएगा तो वो भी इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वो इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब अगर आप यही सोचो ना कि अगर यही पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा होता ऐसे, तो सर mg कैसे लगता? mg ऐसे लगता। तो क्या mg का कोई कंपोनेंट, mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की डायरेक्शन में आता है बेटा? अगर ये 90 डिग्री होता तो नहीं आ रही बात समझ में? अरे ये हाँ, mg सर। है तो इसका कोई कंपोनेंट इस लाइन पे मिलेगा क्या? क्योंकि एंगल 90 है, सोच के देख। अगर तुझे ऐसे भी नहीं समझ में नो आता तो सर। अगर इस पे कंपोनेंट लिखोगे mg cos 90, mg cos 90 मतलब जीरो। जीरो। तो फिर यहां पर हम mg का इफेक्ट सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में नहीं कंसीडर करते, ठीक है सर। बट एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव द एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90, तो mg का कोई ना कोई कंपोनेंट तो सेंटर की ओर या सेंटर के अपोजिट किधर भी तो आएगा, मतलब रेडियल डायरेक्शन में मिलेगा, और वो भी आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये यहां पर देखो, ये एंगल वट थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का वो कंपोनेंट विच इज इन द रेडियल डायरेक्शन इज mg cos थीटा, सिंपल सी बात। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो टेंशन होगा। मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? ये सेंटर है तो सेंटर की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा? ऑब्वियस सी Center. बात है, सेंटर की डायरेक्शन में। तो दिस विल बी द 1760 डायरेक्शन ऑफ which one? See, this is your string, this angle is theta, this is the direction in which mg is acting. So I have taken two axes, one along the string and the another one perpendicular to the string. ये if the angle of the string with the vertical, here it is theta, here also it will be theta, because if you have a straight line, you cut this straight line anywhere, the angles will remain same now. Yes, sir. That is why this angle should be theta. So the component of mg which you will be getting in this direction of the length of the string, that will be equal to mg cos theta or not. Yes, sir. The another component of this will be mg sin theta, but I haven't considered that because mg sin theta is not the component in the direction of this string or towards the center of the circular path or away from the center of the circular path. Means in short, mg sin theta has no effect on the centripetal force, whereas mg cos theta has its effect on the centripetal force. So that is why I'm considering mg sin theta and not considering mg cos theta and not considering mg sin theta. Did you understand what did I say? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात, बिकॉज एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है? तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो अनडाउटेडली आई कैन क्लेम दैट कि टेंशन इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। तो हेंस कैन आई राइट t माइनस ऑफ mg cos थीटा। ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेल मी यस और नो। तो t will be equal to mg cos theta plus of m into v square by r. R is equal to L. Did you understand this? Please see whether you have understood the equation or not. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट करो। एक और बार ऐसा केस समझाता हूं आपको। सर ये जो थीटा हमने यहाँ पे कंसिडर किया रिजॉल्व करते वक्त, वो करस्पॉन्डिंग एंगल से आ जाएगा ना? बिल्कुल। नोट कर लो तो बताओ मुझे, ताकि मैं एक और ऐसा केस समझाऊं आपको, एक और कंडीशन ऐसी लूं।
Done. Okay. अब देखिए, इसी में अगर मैं एक और कंडीशन ले लूं, चलो मिलके समझते हैं फिर से। ये सब सिर्फ मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना सिखा रहा हूं कि मान लो दिस टाइम पार्टिकल इज समवेयर हियर, यहां है, mass of the particle still is m, the velocity of the particle at this point is v once again, and it makes angle theta with the y-axis as shown in the diagram. This is the center, the length of this string is still L. You have to find the value of tension at this point. क्या करोगे सबसे पहले? What is the first step that you will do? Free body diagram. Of course, free body diagram. तो ये वर्टिकल के साथ देखो, यहाँ पर अब इस बारी पार्टिकल यहाँ है, दिख रहा है सबको? तो इस डायरेक्शन में तो टेंशन है विदाउट एनी डाउट, दिस एंगल इज थीटा। और कौन सा फोर्स होगा इस पार्टिकल पे? mg. व्हाट इज द अदर फोर्स? वेरी गुड, देयर विल बी वन मोर फोर्स दैट इज mg, तो mg ऐसे लगेगा और ये वाला एंगल थीटा है। सर सबको दिखाई दे रहा है? नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई नीड टू रिजॉल्व दिस mg अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग इस बारी ना परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा होगा और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग वाला ऐसे आ रहा होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। Okay, sir. अरे सबको क्लियर हो गया? ये mg cos थीटा होगा सर। देखिए अब मुझे अब सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। देखो यहाँ पर टेंशन और mg cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, प्रीवियस केस में दे वर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इट डिपेंड्स कि पार्टिकल कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग mg cos थीटा की जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी ऑपोजिट टू टेंशन और इट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो रट मत लेना कि वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ टेंशन ही में होगा या ऑपोजिट ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सर इस केस में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? t प्लस ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और r की वैल्यू l। तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l माइनस ऑफ mg cos थीटा। देखो सर, इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस। Okay, sir. सर इसका रीजन क्या हुआ किसका बेटा? कि यहाँ पे आके मतलब mg cos थीटा along the tension नहीं, it doesn't have any मतलब physical reason for this, it just have a geometrical reason for this। क्या मतलब कि अगर मान लो कि if you have a vector like this which you are going to resolve along two axes, two perpendicular axes, such that एक axis इस line के along होनी चाहिए, तो इससे perpendicular दूसरी axis कैसे होगी? ऐसे ही तो होगी ना इस पॉइंट पर। हाँ ठीक है, अच्छा अब ये कह सकते थे सर ठीक है अगर ऐसा है तो ये वो लाइन है, एक एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस पे आपने mg का कंपोनेंट इधर क्यों लिया? इधर ले लेते। सर mg का अगर मैं इधर कंपोनेंट मान लो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं इधर ले लूं, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला दूसरा वाला कंपोनेंट भी इधर ही आ जाएगा? मतलब वेक्टर इधर है और उसके दोनों कंपोनेंट सेम साइड पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी वेक्टर होता है ना, जैसे ये वेक्टर है ए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा तो एक कंपोनेंट इधर होगा, मतलब दो कंपोनेंट जो वेक्टर के होंगे दे विल बी इन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट वेक्टर, दे कैन नॉट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द वेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? ठीक है, अगर आप ऐसा कर देंगे ना, आप ऐसा कर देंगे कि सर जैसे किसी बालक के मन में आया होगा अभी कि सर अब ऐसा कर दें कि आप ये कर लेंगे सर, नहीं सर अभी mg cos थीटा हम ऐसे ही ले रहे थे तो mg हमने ऐसे ही ले लिया mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा हमने ऐसे ही ले लिया, तो ये mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये यहीं आ जाएगा। तो दोनों सेम साइड पे हो गए या नहीं हो गए? जैसे ही ऐसा हो जाए समझ लो कि आपने कोई चमत्कार किया है। ये चमत्कार ही है ना, चमत्कार मतलब गलती कुछ कर रहे हो। ये चमत्कार कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई चमत्कारी कोई इंसान होगा वही कर पाएगा ऐसा, समझ रहे हो? है ना? तो इसीलिए याद रखिएगा कि द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर must always be on the opposite sides of a given vector। तो इसीलिए द मोमेंट मैं ये रियलाइज मैंने किया
कि mg cos थीटा अगर मैं इधर ले लूं तो mg sin थीटा और mg cos थीटा दोनों सेम साइड ऑफ mg पे आ जाएंगे, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो मुझे ये समझ में आया कि साहब इधर इसका कंपोनेंट नहीं होगा mg cos थीटा, वो इधर होगा, तभी तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हो पाएंगे। क्या ये रीजन सबको क्लियर है? सर T2 रिजॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म नहीं, T को रिजॉल्व कैसे कर लोगे भाई? हम mg को इसलिए रिजॉल्व कर रहे हैं बिकॉज mg का कंपोनेंट आई वांट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। T को रिजॉल्व कर लोगे तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हो ना, तो इसलिए आपको सारे फोर्सेस, वो फोर्सेस आप देख रहे हो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर T को रिजॉल्व कर दो, ये T है, इसको रिजॉल्व कर दो, तो ये इसका दो कंपोनेंट आएगा, तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इज देयर एनी कंपोनेंट ऑफ T विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर? कोई कंपोनेंट है इसका? तो फिर फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? नो बेनिफिट। तो याद रखो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि whenever you have circular motion, take all the forces in the direction of or in the opposite direction of center, मतलब रेडियल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट लो। Why? Because if you want to write the centripetal force, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे या फोर्सेस के कंपोनेंट्स होंगे, वही रिस्पांसिबल होंगे फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। इसका मतलब ये हो सकता है ना कि Yes, sir. एक मतलब 90 डिग्री ट्रैवल करने के बाद, जहाँ पे अपने भी आपने एल लिखा है, उसके 90 डिग्री लेफ्ट या राइट ट्रैवल करने के बाद टेंशन कम होती जाती है। हाँ, मतलब टेंशन चेंजेस, वो कम और ज्यादा तो मैं बाद में समझाऊंगा, बट टेंशन चेंजेस, हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है, बिकॉज टेंशन डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू ऑफ थीटा। मैक्सिमम तो हर पॉइंट मैक्सिमम तो वहीं पर होगी जहां पर ये थीटा की वैल्यू, देखो अगर स्पीड को फिक्स रख दिया मैंने, तब जहां पर थीटा, ये वाला जो थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। हाँ इस सर। वाले कंडीशन में, ठीक है, तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। तो थीटा 0 कब होगा? जब ये यहां पर होगा, नहीं हाँ सर। हाँ सर। ये नहीं, यहां पर हो, तो उस केस में ऐसा होगा। और मिनिमम मतलब एकदम इसके उल्टा ना, 90 मैक्सिमम यहां पर होता है, मैक्सिमम यहां पर होता है, मिनिमम और 90 मिनिमम परपेंडिकुलर। यहां कहीं पे होता है। ऊपर मिनिमम होगा, नीचे मैक्सिमम होगा। ये तो हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे लेटर ऑन, डोंट वरी। ये वर्क एनर्जी पावर में फिर से इस पे हम चर्चा करेंगे, वहां पर ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ फोर्स पे चर्चा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑन द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस पे और भी चीजें हम देखेंगे, बट कल इतना आप पढ़िए, इतने को रिवाइज करिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। तो आज इतना ही रहने दो, बाकी और डिस्कशन और कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें इस पर डिस्कस करेंगे हम कल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, तो आई एम लिविंग नाउ। Thank you, sir. सर एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे रोड पे चलते वक्त तो आपने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स का जो